हेलो साथियों, जैसा राम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम हिंदी की जो सामान्य हिंदी की जो क्लास है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्रिय दोस्तों, हम वर्ण विचार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उस वर्ण विचार में जैसे हमने अक्षरों को पढ़ा, शब्दों को पढ़ा, इसके बाद में हमने जो वाक्य में पद रचना होती है, यानी पदों से मिलकर के वाक्य बन जाता है, पद रचना जो होती है उसके बारे में, फ्रेजोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों। इसमें जब शब्द है, जब हम वाक्य में इसको प्रयुक्त करते हैं तो ये एक पद के रूप में स्थापित हो जाता है और इन्हीं पदों से मिलकर के पूरा वाक्य है वो बन जाता है। ये हम चर्चा कर रहे थे। यानी बालक एक शब्द है, लेकिन बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक एक शब्द है लेकिन बालक पुस्तक पढ़ता है में बालक एक कर्ता है, सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, पुल्लिंग है, एक वचन है, जातिवाचक संज्ञा है। यानी ये इन सभी रूपों पर हम विचार करेंगे। अब आगे हम पद विचार में विकारी और अविकारी शब्दों को हम देखेंगे। यानी विकारी शब्द और अविकारी, अविकारी को अव्यय भी बोलते हैं। विकारी वो शब्द होते हैं जिसका रूप वचन, लिंग, कारक, पुरुष, काल के अनुसार बदल जाता है। यानी विकारी शब्द है वो अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। लेकिन अविकारी शब्द होते हैं, इसके उल्टा है, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के अनुसार उनका कोई रूप है वो परिवर्तित नहीं होता है, कोई रूप चेंज नहीं होता है प्यारे दोस्तों। तो विकारी और अविकारी ये शब्द हम देखेंगे। बीच में मैं 1 मिनट का समय ले लेता हूं साथियों। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है प्यारे दोस्तों। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में एक पूरा का पूरा पेपर है वो सामान्य हिंदी का पूछा जाता है। प्रिय दोस्तों, अगर हम सामान्य हिंदी की कक्षा हम रेगुलर इस जैसा राम यूट्यूब चैनल पर हम लेंगे तो हिंदी है वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी प्यारे दोस्तों। तो अपनी बात को, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो अपनी क्लास होती है उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अपने भाइयों को एग्ज़ाम को फाइट करने में, एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और क्लियर ही नहीं करना प्यारे दोस्तों, आजकल क्लियर करने से कुछ नहीं होता है। अगर हम मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो हम सेलेक्ट होंगे, अगर मेरिट लिस्ट में हम नहीं हैं तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, चाहे हमने टेस्ट पास ही क्यों किया हो। लास्ट फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें हिंदी है,
जनरल अवेयरनेस है, और लास्ट में फाइनल में आपके इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में मिलाकर के तीनों का एक फाइनल मेरिट बनेगा, और उस फाइनल मेरिट में जो सेलेक्ट होगा वो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में पास होगा। प्रिय दोस्तों, हिंदी भाषा है, इसको अगर हम धीरे धीरे देखेंगे, सीखेंगे, अपने YouTube चैनल से कुछ क्लासें हम डाल रहे हैं, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हिंदी की जो बारीकियां हैं वो धीरे धीरे हमारे समझ में आएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। हिंदी कोई सरल भाषा, सरल विषय नहीं है प्रिय दोस्तों, कोई भी विषय है वो सरल नहीं है। पढ़ने से ही सब कुछ हल होगा। तो प्रिय दोस्तों, अपनी क्लास जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। फर्स्ट ग्रेड के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन है वो हमारे हिंदी के पूछे जाते हैं। अगर 5 और 6 प्रश्नों में से हम 2-3 प्रश्न करके घर आते हैं पेपर देके तो खुश हो जाते हैं कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 2 और 3, 4 प्रश्नों में अगर 6 प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न हम हल करते हैं तो हम सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है। क्योंकि हिंदी है हिंदी है उसको हम एक सरल भाषा समझते हैं, लेकिन अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं, हम पूरे प्रश्न सही अटेम्प्ट करते हैं तो हम फाइनल मेरिट की लिस्ट में हैं, वो दौड़ में है, वो शामिल होने की संभावना है, हमारी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो प्रिय दोस्तों, हम विकारी और अविकारी शब्दों को हम देख रहे थे कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं। इनको सरल भाषा में मैं समझा देता हूं आपको को विकारी शब्द वो होते हैं जो अपना लिंग वचन कारक के अनुसार, समय काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार अपना रूप है वो चेंज कर लेते हैं, अपना रूप है वो बदल लेते हैं। अविकारी शब्द है उसका दूसरा नाम अव्यय है, वो लिंग वचन कारक पुरुष काल के अनुसार बदल नहीं पाते। इस प्रकार से इसमें से जैसे कोई क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, ये अव्यय की श्रेणी में गिने जाते हैं। अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। दोबारा सुनो प्रिय दोस्तों, हमको याद होनी चाहिए बातें, हम विस्तार से देखेंगे आगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे अविकारी शब्द है जिसको हम अव्यय भी बोल सकते हैं। यानी अव्यय का मतलब वो होता है जिसका कोई रूप चेंज नहीं होता है। अव्यय का मतलब खर्च ही नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, रूप नहीं बदलता है लिंग वचन कारक के अनुसार। प्यारे दोस्तों, जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये पढ़ेंगे। दोबारा मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है ये पढ़ेंगे, और अविकारी शब्दों में हम क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द पढ़ेंगे। आदि को हम देखेंगे। संज्ञा है प्रिय दोस्तों, संज्ञा जैसे आप जानते ही हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हम 4th-5वीं क्लास से शुरू से हम पढ़ते आए हैं हिंदी व्याकरण में कि संज्ञा वो होती है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव या गुण का नाम जब हम लेते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, तो प्रिय दोस्तों वो संज्ञा होती है। संज्ञा है जैसे हिमालय है, पहाड़ बोलेंगे तो एक जाति बन जाएगी, लेकिन हिमालय बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। हिमालय प्रिय दोस्तों एक ही है। गाय बोलेंगे, मिठास, जयपुर, मिठास एक गुण है, एक दशा है,
एक गुण है मिठास। गाय है वो किसी जानवर का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, जयपुर किसी स्थान का नाम है। ये सारी संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी संज्ञाएं 3 प्रकार की बताई है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 संज्ञाएं बताई है। व्यक्तिवाचक में हम क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति विशेष का हम नाम लेकर के बोलते हैं कि सोहन पानी पीता है। इसमें सोहन क्या है? सोहन एक व्यक्ति का नाम है। जैसे मैं वस्तु विशेष, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, मैंने कोई नदी का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक है, और सिर्फ नदी है वो जातिवाचक है। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, किसी भी पर्टिकुलर मैंने किसी नदी का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, और मैंने ऐसे बोल दिया कि नदी, वो जातिवाचक है। प्रिय दोस्तों, किसी जातिवाचक है, किसी जाति की ओर हमें इंडिकेट करता है, संकेत करता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा एक जाति है, लेकिन मैंने घोड़े में चेतक का नाम ले दिया, चेतक घोड़ा, ये व्यक्तिवाचक बन गया। लीलन घोड़ी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन घोड़ी एक जाति है। कुर्सी है, कक्षा है, कक्षा है, एक जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है, लेकिन मैंने कह दिया कि कक्षा 10 एक व्यक्तिवाचक, पर्टिकुलर इंडिकेट करते हम किसी चीज की ओर, वो व्यक्तिवाचक है। इसी प्रकार से भाववाचक, भाव हमारे मन में उठते हैं, किसी चीज का गुण है, भाव है, दशा आदि का हमें एहसास होता है, मुझे महसूस होता है। जैसे यौवन, युवावस्था, कुछ काल होता है, उस काल को ही युवावस्था बोलते हैं। ये हमारे अंदर भाव ज्वार है, वो बच्चे के मन में अलग उठते हैं, युवावस्था, यौवन अवस्था में अलग उठते हैं, बुढ़ापे, वृद्धावस्था है उसमें अलग उठते हैं। प्यारे दोस्तों, ये भाव की चर्चा की गई है। जैसे सौंदर्य, एक बगीचे या उपवन में हम गए, हमारे को अच्छा लगा, हमारे अंदर भाव पैदा हुआ कि बगीचा कितना सुंदर है, तरह तरह भांति भांति के फूल यहाँ, भांति भांति के पेड़ यहाँ, हमें कितना सुंदर लगता है ये उपवन। इसी प्रकार से ये सारी हमने चर्चा की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। हम शुरू से पढ़ते आए हैं प्यारे दोस्तों, 4th और 5वीं क्लास से, तो ये सारी संज्ञाओं के बारे में हमें पता है, हमको पता है। तो प्रिय दोस्तों, हिंदी में लिंग वचन कारक द्वारा अपना रूप निर्धारित करती है। हिंदी में संज्ञाएं हैं। संज्ञा है वो लिंग के अनुसार, लिंग आपको पता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन आपको पता है एक वचन और बहुवचन, कारक आपको पता है, कारक चिन्ह आगे हम पढ़ेंगे, कारक विभक्ति चिन्ह हम पढ़ेंगे। यानी ये वाक्य को साठ गांठ करके इस वाक्य को कहीं ना कहीं पूरा करते हैं और उसका हमें एक अर्थ प्रदान करते हैं। अर्थ प्रदान करने से ही और हमें वो चीज समझ आती है कि इस वाक्य में ये बताया गया है। तो प्रिय दोस्तों, हिंदी में लिंग आपको पता है, मैंने बता दिया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे राजा का रानी है, इसी प्रकार से पुरुष का स्त्री है। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है जो आप पढ़ते आए हैं। हम सिर्फ हिंदी की बात करते हैं, हम संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। जो तीसरा लिंग होता है, थर्ड जेंडर, जिसकी हम बात इस हिंदी में नहीं करते। हिंदी में लिंग की अपनी विशिष्टता है, लोक प्रयोग और अभ्यास से ही जानी हमें जा सकती है। गैर हिंदी भाषी इसे हिंदी मातृभाषियों अथवा शब्दकोश से भी सीख सकते हैं हम। जैसे पुत्र पुत्री, आपको पता है लिंग हम देख रहे हैं, पुत्र का पुत्री हो जाएगा,
बेटा का बेटी हो जाएगा, बेटी को बिटिया भी बोलते हैं कई, धोबी का धोबिन हो जाएगा, सेठ का सेठानी हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, ऊंट का ऊंटनी हो जाएगा, पिता का माता हो जाएगा, इसी प्रकार से बहन का बहनोई हो जाएगा। आदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं, वो लिंग परिवर्तन के विभिन्न संरचना प्रकारों का द्योतन हमें करवाते हैं प्यारे दोस्तों। यानी संज्ञा अपना रूप है वो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल लेती है, तो वहां हम समझ लेंगे ये विकारी शब्द है। हम विकारी और अविकारी शब्दों की बात कर रहे हैं। ये विकारी और अविकारी शब्द है वो राजस्थान की आरपीएससी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, शॉर्ट में हम इसको बोले आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसकी जो मेंस एग्जाम होती है उसमें भी विकारी और अविकारी कंटेंट है वो आपको दिखाई देगा। मेंस का जो सिलेबस है हिंदी का पूरा हिंदी का एक पेपर होता है, उसमें भी आपको ये चीजें पूछी जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, लिंग के बारे में मैंने बता दिया। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का नाम आते ही संज्ञा है वो अपना रूप है वो चेंज कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है, अपना रूप बदल लेती है। इसी प्रकार से वचन है, हिंदी में वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे, हम संस्कृत वाले वचन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ हिंदी का एक वचन और बहुवचन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत वाले थर्ड जो दूसरा द्विवचन होता है वो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। यानी वचन का भी प्रभाव है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इन सभी पर पड़ता है। वचन का प्रभाव भी इन पर पड़ता है। मैं दोबारा बता देता हूं, यानी विकारी शब्द है उसमें हम संज्ञा को शामिल करेंगे, सर्वनाम को शामिल करेंगे, विशेषण को शामिल करेंगे, क्रिया को शामिल करेंगे, और इसमें है और इनका शब्दों का रूप परिवर्तन बदलता रहेगा। यानी एक वचन और बहुवचन के अनुसार अपना रूप चेंज है, वो वचन का प्रभाव संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इन पर भी पड़ेगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं जैसे जैसे मैंने बोला कवि तो एक है, लेकिन कवि जन बोला तो किसी हिंदी भाषा की एक कवियों की एक संगोष्ठी हो रही है, उसमें बहुत सारे कवि इकट्ठे हुए, तो हम उसको कवि नहीं बोलेंगे, कवि जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवि जन बोलेंगे। एक नेता है, अगर एक नेता से बढ़ाकर हमने 2, 3, 4 नेता बोल दिए तो उसको नेता लोग बोलेंगे। हम नेता लोग बोलेंगे। एक गली का नाम आएगा तो एक गली होगी, लेकिन गांव में मोहल्ले में कई गलियां होती है तो हम संज्ञा उनको देंगे गली गली, गली गली घूम रहा है। इस प्रकार से कौन कौन, एक आदमी आया मैं उससे प्रश्न पूछ सकता हूं कि आप कौन हो, लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि वहां कौन कौन थे तो एक से ज्यादा हो गए। यानी एक वचन और बहुवचन इनका भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम कारक की बात करते हैं। कारक है संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले जो तत्व, उनको कारक तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्द होते हैं, उसको कारक चिन्ह कहा जाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा होती है, सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। संज्ञा हम पीछे पढ़ के आए हैं, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर हम काम में लेने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। इनका क्रिया के साथ जब संबंध हम स्थापित करते हैं संज्ञा और सर्वनाम का, तो ये कारक चिन्ह है वो हमारे कहीं न कहीं, यानी कारक चिन्ह हमें कहीं न कहीं हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सहयोग करते हैं पूरे वाक्य को जोड़ने में। तो प्रिय दोस्तों, ये जो कारक है, ये कारक 8 बताए गए हैं। इनके अलग अलग विभक्ति चिन्ह है जो आपको वाक्य में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे।
आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले कर्ता होता है, किसी वाक्य को हम लिखते हैं सबसे पहले हम कर्ता से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर्ता से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं पूरे वाक्य को। तो कर्ता है, कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है। याद रखो प्रिय दोस्तों, कर्ता का कारक चिन्ह है वो ने होता है। अगर कहीं भी आपको वाक्य में ने दिखाई दे और आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ कौन सा कारक है, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए कर्ता कारक है। तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए कर्ता कारक है इसमें। दोबारा सुनो, सबसे पहले हम वाक्य को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कर्ता से अपनी बात की हम शुरुआत करते हैं। कर्ता से हमने बात की शुरुआत करते हैं और वाक्य में कहीं भी ने विभक्ति चिन्ह आ गया तो हमको पता लगा लेना है कि ये कारक है, इसमें कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। प्रिय दोस्तों, दूसरा कारक है कर्म। कर्म का कारक चिन्ह होता है को। यानी हिंदी के वाक्य में हम जब प्रारंभ करते हैं और को कहीं भी आ जाता है तो हमको पता होना चाहिए कि हम कर्म कारक की बात कर रहे हैं, हम कर्म कारक की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरा है करण। करण का कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा और के कारण होता है। कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। पहला कर्ता पड़ा, दूसरा कर्म पड़ा। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का, करण के तीन होते हैं साथियों, करण के तीन होते हैं। याद करो, याद करना ही पड़ेगा आपको, याद करो, याद करना ही पड़ेगा। करण के तीन होते हैं, से, के द्वारा और के कारण। पहला है से, के द्वारा और के कारण। ये तीन नाम वाक्य में आपको कहीं भी दिखाई दे जाएंगे, से, के द्वारा, के कारण। तो आपको समझ लेना है कि ये करण कारक है। कर्ता पूछेगा सीधा सीधा कि वाक्य में से आ जाए, कहीं भी वाक्य में से आ जाए, के द्वारा आ जाए, के कारण आ जाए। दोबारा सुनो साथियों, करण कारक है, उसके विभक्ति चिन्ह की मैं बात कर रहा हूं। करण कारक है, उसके विभक्ति चिन्ह की बात कर रहा हूं। से है, के द्वारा है, के कारण है। ये तीनों विभक्ति चिन्ह आपको किसी वाक्य में दिखाई दे जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस वाक्य में करण कारक है, इस वाक्य में करण कारक है। इसके बाद अगला है चौथा संप्रदान। संप्रदान के दो आपको कारक चिन्ह दिखाई देंगे, एक तो को है और एक है के लिए। एक है को और एक है के लिए। ये दोनों प्रिय दोस्तों, प्यारे दोस्तों, याद रखने हैं मेरे प्यारे मित्रों। यानी चौथा है संप्रदान। संप्रदान को और के लिए आपको वाक्य, हिंदी वाक्य को प्रारंभ हम करते हैं। वाक्य में को और के लिए आपको दिख जाए कहीं भी, को और के लिए वाक्य में कहीं भी दिख जाए तो आपको संप्रदान करना है। संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक चिन्ह को और के लिए होता है। इसी प्रकार से अप्पादान, यानी किसी चीज से किसी वस्तु का अलग होना, यानी पेड़ से पत्ते का अलग होना, पेड़ से फल का टूट करके नीचे गिरना, यानी ये अप्पादान है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं। इस प्रकार से है वो अप्पादान कारक का कारक चिन्ह है, अप्पादान का कारक चिन्ह से है। इसी प्रकार से संबंध, संबंध आपस में किसी भी वाक्य में आपको दिखाई देगा तो वहां आपको का की के जहां भी आपको दिखाई देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां संबंध कारक है, यहां संबंध कारक है। प्रिय दोस्तों, संबंध कारक आपको विभक्ति चिन्ह आपको वाक्य में दिखाई देगा, जहां का की के होता है वहां संबंध कारक होता है। प्रिय दोस्तों, याद करो इस चीज को, एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप हिंदी का पेपर खोलोगे
उसके पन्ने पलटोगे, देखोगे उसमें खोल के, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपसे हाई फाई चीजें पूछी जाएगी। पेपर के अंदर यही बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएगी कि आपको हिंदी का सामान्य ज्ञान है या नहीं है। आपको हाई फाई, इतनी हाई फाई चीजें नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि कई जो पढ़ने वाले होते हैं उनका बहुत हाई पावर होता है, पढ़ने का बहुत हाई फाई चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वो हाई फाई चीजों को तो छोड़ते हैं। परीक्षा लेने वाले परीक्षक होते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल जो बेसिक चीजें होते हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपना फोकस रखते हैं कि बच्चे को जो एग्जाम देने वाला उसको इस विषय का बेसिक ज्ञान है कि नहीं है। वो आपका इवोल्यूशन करते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में, पर, के नीचे, के ऊपर, के भीतर। दोबारा सुनो, में और पर ही गिना जाता है। अधिकरण कारक है, उसका कारक चिन्ह होता है में और पर। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में और पर, के नीचे, के ऊपर। ये भी आ सकता है, कहीं भी वाक्य में दिख जाए आपको में, कहीं भी वाक्य में दिख जाए, या कहीं भी वाक्य में पर दिख जाए, तो आपको अधिकरण कारक कर देना है। कहीं भी वाक्य में आपको, दोबारा सुनो, में और पर दिखाई दे तो आपको अधिकरण कारक आपको करना है। इसके बाद में संबोधन कारक है। संबोधन में आपको पता ही है कि एक शब्द लिखेगा, उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देगा, तो आपको कोई न कोई संबोधन कर रहा है। संबोधन का मतलब आपसे कोई बात कर रहा है और एक विस्मय के आधार पर कर रहा है, तो वो संबोधन कारक की गिनती में आपको दिखाई देगा। प्रिय दोस्तों, हमने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा के बाद हमने संज्ञा में कैसे रूप चेंज होता है शब्द का, कैसे विकारी शब्द का रूप चेंज होता है लिंग, वचन और कारक के अनुसार, ये बातें हमने पढ़ी। यानी एक वाक्य के अंदर एक शब्द का रूप है, वो कैसे लिंग, वचन और कारक के अनुसार पूरे वाक्य की परिभाषा ही बदल जाती है। प्यारे दोस्तों, ये चीज हमने पढ़ी। हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द की यात्रा में, विकारी शब्द में हमने संज्ञा को देखा। संज्ञा में कैसे वचन, लिंग, कारक के अनुसार उसका रूप है वो चेंज हो जाता है। प्रिय दोस्तों, हमने ये बात देखी। अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम है, वो भी आपको पता है। सर्वनाम मैंने बता दिया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम काम में लेते हैं वो सर्वनाम होते हैं। यानी सर्वनाम की हम परिभाषा करते हैं, तो सर्वनाम, जैसे सर्वनाम का हम भेद या प्रकार हम पढ़ते हैं तो 7 प्रकार मुख्य रूप से गिने जाते हैं। पहला पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक को आप समझो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक यानी इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है मैं होता है, आई आता है मैं, और सेकंड पर्सन यू होता है। इसी प्रकार से पुरुषवाचक है, उसमें मैं और तुम या आप, इनकी गिनती होती है। आपको एक वाक्य में कहीं भी मैं दिखाई दे, आपको तुम दिखाई दे, आपको आप दिखाई दे, ये 3 शब्द पकड़ लेना प्रिय दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उसमें। पुरुषवाचक की मैं बात कर रहा हूं। ये 3 शब्द, इसको पकड़ना आप। पहला है मैं का मतलब स्वयं, खुद होता है। आई, मैं का मतलब खुद, स्वयं होता है। तुम, जिसको आप इंग्लिश में सेकंड पर्सन बोलते हो, जिसको सेकंड पर्सन बोलते हो आप, तुम, या जिसको आप भी कह सकते हो। अगर मैं, तुम, आप कहीं भी वाक्य में आपको दिखाई दे तो आपको समझ लेना
कि हम सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से 2 नंबर पर आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में यह वह, हम सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, व्यक्ति के स्थान पर मैं बात कर रहा हूं। पुरुषवाचक में मैंने चर्चा कर ली, मैं, तुम, आप, कोई व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। मैंने यही परिभाषा की थी पहले कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम काम में ले रहे हैं वो सर्वनाम होगा। इस प्रकार से निश्चयवाचक में यह और वह, यह और वह, ये भी किसी के नाम की जगह ही हम काम में ले रहे हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह कहीं भी आपको वाक्य में दिखाई दे तो आपको समझ लेना कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से तीसरा सर्वनाम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझ लेना, यही प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में जो ही आप पेपर को खोलोगे यही प्रश्न आपको पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, सभी साथियों से, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सभी को शेयर करना। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ है वो अनिश्चय की श्रेणी में आते हैं। इसलिए अपनी डिक्शनरी में कोई और कुछ शब्द है उसको आप धीरे धीरे कम करो, क्योंकि कोई और कुछ हम जहां भी हम काम में ले रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे काम में कोई निश्चितता नहीं है, हम अनिश्चितता की ओर बढ़ रहे हैं। कोई और कुछ है उसको डिक्शनरी से, अपनी भाषा की जो अपने जीवन की डिक्शनरी है उसमें से कम कीजिए। कोई और कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। प्यारे दोस्तों, दोबारा सुनो, कोई और कुछ, दो ही तो नाम मैं बता रहा हूं। कोई और कुछ है वो कोई भी वाक्य में आपको दिखाई देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसके आगे पर्सनवाचक, यानी कोई भी वाक्य में पर्सन पूछा जाएगा वो सीधी सीधी आप भाषा है, लैंग्वेज समझ लोगे कि अगर पर्सन पूछ रहा है तो वहां सीधी बात है, वहां पर्सनवाचक सर्वनाम, यानी वाक्य के अंत में पर्सनवाचक इंट्रोगेटिव साइन होगा, यानी वाक्य के अंत में पर्सनवाचक साइन होगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सनवाचक वाक्य है। इसी प्रकार से संबंधवाचक, जो नाम आ जाए कहीं भी वाक्य में, जो आ जाए वो पूरे वाक्य में किसी का संबंध जोड़ रहा है। किसी भी वाक्य में अगर जो नाम आ जाए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है, वो संबंधवाचक सर्वनाम है, और वो संबंधवाचक उस पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं संबंध जोड़ रहा है आपस में, इसलिए वो संबंधवाचक सर्वनाम है। सहसंबंधवाचक सर्वनाम एक ही शब्द है, उसको ध्यान में रखना। सो नाम कहीं भी आ जाए तो हम समझ लेंगे ये सहसंबंधवाचक सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं। निजवाचक मतलब में, निज का मतलब स्वयं होता है, खुद होता है। स्वयं नाम आ जाए, आप नाम आ जाए, कहीं भी खुद नाम आ जाए तो वहां समझ लेना निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से प्रिय दोस्तों, सातों सर्वनाम है वो सर्वनाम, इसका प्रभाव है वो शब्द का रूप चेंज होते ही, यानी पूरे वाक्य का अर्थ चेंज हो जाता है। ये विकारी शब्दों में इसकी हम गिनती करते हैं। सर्वनाम की गिनती हम विकारी शब्दों में करते हैं। इनका भी रूप बदल जाता है लिंग वचन कारक के अनुसार। लिंग वचन कारक के अनुसार इनका भी रूप बदल जाता है। प्रिय दोस्तों, हम सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं आज की क्लास में। प्रिय दोस्तों, इतना ही। हम आगे की क्लास में दो तो हमने चर्चा कर ली, संज्ञा और सर्वनाम। कल हम विशेषण और क्रिया रूप, विशेषण रूप और क्रिया रूप ये भी बदल जाता है। कल की क्लास में हम विशेषण और क्रिया रूप, इसका भी लिंग वचन कारक पर जो क्या प्रभाव पड़ता है,
कैसे विकारी शब्द है वो अपना रूप है वो चेंज कर लेते हैं और पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल देते हैं। प्यारे दोस्तों, इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। गुड इवनिंग, गुड नाइट प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों।